जब लोकीवान अपने अंकल से मिलता है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि लोकीवान की मॉम की डेथ हो चुकी है, जिससे लोकीवान पूरी तरह से टूट जाता है। यहाँ पर लोकीवान के अंकल उससे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम का सपना था कि तुम अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो, जिसके चलते मैंने तुम्हारे लिए बेल्जियम जाने का बंदोबस्त कर दिया। तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ क्योंकि वो पुलिस वाले और गुंडे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। पर यहाँ पर लोकीवान अपनी मॉम के गुजर जाने के चलते बहुत ज्यादा दुखी था। यहाँ पर लोकीवान के अंकल लोकीवान को कुछ पैसे भी देते हैं, जहाँ पर लोकीवान उनसे पूछता है कि ये पैसे कहाँ से आए, जिस पर लोकीवान के अंकल काफी दुखी होते हुए उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारी मॉम की डेड बॉडी को एक हॉस्पिटल में बेच दिया। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था पैसे को बंदोबस्त करने के लिए, और तुम्हारी मॉम की यही इच्छा थी कि तुम किसी दूसरे शहर में जाकर अपनी लाइफ को जियो। लोकीवान ये सब सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है, पर लोकीवान के अंकल उसे समझाते हैं तुम्हारी मॉम का यही मानना था कि तुम जिंदगी की हर समस्या का सामना करो, तुम उस पर डट के खड़े रहो। यहाँ पर लोकीवान अपनी मॉम को याद करते हुए शांत हो जाता है। अब कुछ समय बाद लोकीवान जहाँ पर उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था वो वहाँ पे जाता है। वो वहाँ जाके काफी दुखी था और वो अपनी मॉम से कुछ बातें करता है और अपनी मॉम को लास्ट गुड बाय कह के वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पर लोकीवान एक फ्लाइट में दिखाया जाता है क्योंकि उसके अंकल ने एक ब्रोकर के चलते उसके लिए पासपोर्ट वीजा बना दिया था। यहाँ पर लोकीवान के साथ और भी रेफ्यूजीज थे जो कि इस देश से उस ब्रोकर के सहारे निकल रहे होते हैं। यहाँ पर ब्रोकर उन सभी को बताता है कि जैसे ही तुम लोग एयरपोर्ट में पहुंचोगे तो तुम अलग अलग हो जाना और उसके बाद हम टॉयलेट के बाहर मिलेंगे, और एयरपोर्ट में अगर कोई भी ऑफिसर तुमसे पूछताछ करे तो तुम्हें नाटक करना होगा कि तुम्हें उनकी लैंग्वेज नहीं आती। लोकीवान यहाँ एयरपोर्ट से आसानी से निकल जाता है, यहाँ पे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर जब उसी ब्रोकर के साथ लोकीवान रेफ्यूजी सेंटर जाता है जहाँ पर इन लोगों का वीजा वेरीफाई होगा, वहाँ जाने के बाद जब वहाँ पे ऑफिसर लोकीवान से कुछ बातें करते हैं तो वो लैंग्वेज न आने का बहाना करता है, जिसके चलते उन्हें इंटरप्रेटर दिया जाता है जो कि इन्हें उन्हीं की भाषा में समझा पाए, और लोकीवान को इंटरप्रेटर मिल जाती है। और यहाँ पर एक ऑफिसर लेडी उसे पूछताछ करती है और इंटरप्रेटर उसे अनुवाद करके उसे बता रही होती है। लोकीवान ना भोला वाला होता है, वो लेडी यहाँ से लोकीवान से जो भी चीजें पूछती है ना, लोकीवान उसे सारी चीजें बता देता है। वो उसे वो ब्रोकर वाली भी बात बता देता है कि कैसे मैं यहाँ पे ब्रोकर के सहारे पहुंचा। अब लोकीवान के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है और अब इन्वेस्टिगेशन की डेट इंटरप्रेटर उसे बताती है कि तुम्हें 6 फरवरी को आना होगा, जिस पर लोकीवान कहता है कि 6 फरवरी को अभी तो 1 साल बाकी है, मैं तब तक यहाँ पर करूंगा क्या, जिस पर इंटरप्रेटर उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर इंतजार करना होगा। इसके बाद लोकीवान वहाँ से चले जाता है। लोकीवान के पास एक वॉलेट होता है जिस पर उसकी मॉम के डेड बॉडी को बेचकर जो पैसे आए होते हैं ना वो होते हैं। लोकीवान उन पैसों को खर्च नहीं करना चाहता, वो उसकी मॉम की लास्ट निशानी है। इसके चलते वो वहाँ पर एक पब्लिक टॉयलेट पर सो जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि लोकीवान डस्टबिन और कचरे के डब्बों से खाना व पीने का पानी ढूंढता है। अब वो कुछ दिन इसी तरह गुजारा करता है। अब एक दिन वो देखता है कि एक भिखारी दुकानों से भीख मांग रहा है जिससे उसे पैसे मिल जाते हैं, तो लोकीवान भी यही करने का सोचता है। वो दुकानों में जाके पैसे मांगता है तो उसे कुछ पैसे मिल भी जाते हैं। अब एक दिन उसे आइडिया आता है कि क्यों ना कचरे के बॉक्सेस में जो कांच की बॉटल्स होती है उन्हें बेचकर पैसे कमाए जाए, तो वो ऐसा ही करता है। वो मेडिकल शॉप्स में उन कांच की बॉटल्स को सेल कर देता है और पैसे ले लेता है। लोकीवान की लाइफ इसी तरह बीत रही थी, पर एक दिन वो देखता है कि जब वो वापस अपने टॉयलेट में रहने के लिए लौटता है तो वहाँ पे वो बंद होता है। इसके चलते वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे कुछ बदमाश लड़के लोकीवान को परेशान कर रहे होते हैं और वो उसके जूते को वहाँ बाहर पानी में फेंक देते हैं। इसके चलते लोकीवान जब अपने जूते लेने के लिए वहाँ जाता है तो वो उस नदी में गिर जाता है, जिसके कारण वो पूरा भीग चुका था। यहाँ बेल्जियम में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही होती है, जिसके चलते वो एक शॉप के अंदर चले जाता है और ठंड के कारण वहाँ बेहोश हो जाता है। कि तभी वहाँ पे मारिया नाम की एक लड़की आती है, वो उसका वॉलेट ले लेती है, वही वॉलेट जो उसकी मॉम की डेड बॉडी को बेचकर उसमें पैसे रखे थे। और अब जब लोकीवान की नींद खुलती है तो वो सबसे पहले अपना वॉलेट चेक करता है, पर उसके पास उसका वॉलेट होता ही नहीं, जिसके चलते वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। अब यहाँ पर सीसीटीवी की मदद से लोकीवान ने मारिया नाम की लड़की को भी ढूंढ लिया था। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरा वॉलेट मुझे लौटा दो। शुरू में मारिया वॉलेट लेने से इनकार कर देती कि मैंने वॉलेट लिया ही नहीं है। लोकीवान उसे सारी बातें बताता है कि किस तरह मैंने उस वॉलेट में पैसे जमा किए। वो अपनी मॉम की भी बात बता देता है, जिसके चलते मारिया उसे वादा करती है कि मैं तुम्हारा वॉलेट लौटा दूंगी। मारिया ने ना उस वॉलेट को अपने बॉस को दे दिया था। अब इनकी बेल हो जाती है पुलिस स्टेशन से। लोकीवान मारिया के साथ वॉलेट लाने के लिए उसके साथ ही जाता है कि तभी इस पुलिस स्टेशन के बाहर मारिया के फादर आते हैं। यहाँ हमें देख के पता चल रहा होता है कि मारिया की अपनी फादर के साथ नहीं बनती। अब हमें यहाँ में मारिया की लाइफ दिखाई जाती है। मारिया ने एक सीधी सी लड़की हुआ करती थी पहले, पर उसकी मॉम की डेथ के बाद से वो ऐसी हो चुकी है और वो अपनी मॉम की डेथ का जिम्मेदार उसके फादर को मानती है। इसके चलते वो उनसे सही से बात भी नहीं करती। अब लोकीवान और मारिया यहाँ से अपने बॉस के अड्डे में चले जाते हैं। मारिया देखती है कि अंदर बहुत से गुंडे, इसके चलते वो लोकीवान को अड्डे के बाहर ही रहने का कहती है और अकेले वॉलेट लेने के लिए जाती है। यहाँ मारिया अपने बॉस के लिए एक प्लेयर का काम करती है। मारिया का बॉस शूटिंग गेम पर गेम्बलिंग करता है, उसमें पैसा लगाता है और बहुत सारे पैसे जीतता भी है, क्योंकि मारिया एक अच्छे निशानेबाज है। पर मारिया अपनी मॉम की डेथ के बाद से ये सब नहीं करना चाहती, मतलब कि वो अपनी पिछली लाइफ को पूरी तरह से भुला देना चाहती है, जिसमें वो एक गेम भी शामिल है। पर यहाँ पर मारिया का बॉस उसके सामने एक शर्त रखता है वॉलेट वापस करने के लिए कि तुम्हें एक मैच खेलना होगा जिसमें मेरा बहुत सा पैसा लगेगा और उसे तुम्हें जीतना पड़ेगा, तभी ये वॉलेट तुम्हें मिल पाएगा। मारिया यहाँ ना चाहकर भी लोकीवान के लिए इस मैच को खेलने के लिए मान जाती है। जब मारिया अड्डे के बाहर आकर लोकीवान को बताती है कि वॉलेट अभी नहीं मिला, पर मैं तुम्हें वॉलेट दे दूंगी, जिस पर लोकीवान भड़क जाता है और वो अंदर चले जाता है और उन गुंडों से हाथापाई उतर जाता है। पर वो गुंडे बहुत सारे थे, जिसके कारण वो लोकीवान पर भारी पड़ रहे होते हैं। पर यहाँ पर मारिया किसी तरह उसे बचा के वहाँ से निकाल लेती है। अब वो उसे अपने घर लेके जाती है, उसे कुछ चोटें लग गई थी। अब यहाँ मारिया के घर पर लोकीवान और मारिया के बीच काफी बातें होती है। उन्हीं बातों से मारिया को पता चलता है कि लोकीवान के पास कोई जॉब नहीं है, इसलिए वो ना अपने फादर का नाम लेके उसे एक
जगह पे काम दिला देती है और उसे कुछ कपड़े भी देती है। अब लोकीवान वहाँ से चले जाता है। यहाँ पर एक आदमी लोकीवान को जॉब के लिए ले जा रहा होता है। वो उससे कहता है कि यहाँ पर नॉर्थ कोरियन को जॉब मिलना काफी मुश्किल है, मैं वहाँ सबसे कहूंगा कि तुम नॉर्थ कोरियन चाइनीज हो, जिसके चलते तुम्हें जॉब मिल जाएगी। इस बात के लिए लोकीवान भी मान जाता है और ये लोग वहाँ पहुंचकर वो आदमी लोकीवान से कहता है कि यहाँ तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम सोनजू से बात करना, वो भी तुम्हारी तरह नॉर्थ कोरियन चाइनीज है। अब यहाँ मीट फैक्ट्री में लोकीवान को काम मिल जाता है। वो अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रहा होता है कि तभी यहाँ के कुछ बदमाश वर्कर्स लोकीवान को फ्रिज के अंदर बंद कर देते हैं। वो कुछ देर वहाँ अंदर झटपटा रहा होता है कि तभी सोनजू फ्रिज का दरवाजा खोलती है और लोकीवान को बाहर निकालती है। वो उसे कहती है कि ये वर्कर हमेशा किसी नए वर्कर के साथ इसी तरह मस्ती करते हैं। अब इन लोगों का काम खत्म हो जाता है। यह सभी वर्कर्स एक बस से घर वापस जा रहे होते हैं। अब यहाँ लोकीवान को वर्कर के तौर पर एक घर अलॉट होता है और उसी के बाजू में सोनजुंग रहती है। अभी क्योंकि लोकीवान के पास कुछ सामान नहीं था तो वो सोनजुंग के घर में ही खाना खा रहा होता है। यहाँ लोकीवान सोनजुंग को कांग्रेंट कहता है, मतलब कि नॉर्थ कोरियन भाषा में कांग्रेंट का मतलब मौसी होता है, जिस पर सोनजुंग कह रही होती है तुमने देश तो छोड़ दिया पर भाषा अब भी वही की बोलते हो। अब दूसरी ओर हम मारिया को देखते हैं जिसका शूटिंग कॉम्पिटिशन हो रहा होता है। यहाँ पर उसके सामने एक अपोनेंट था और इसमें 2 राउंड होते हैं। मारिया यहाँ पर एमिंग के लिए थोड़ा घबरा रही होती है और वो अपनी पिछले लाइफ को इमेजिन करने लगती है जहाँ पर उसकी मॉम बेड पर पड़ी हुई है और किसी बीमारी के चलते उनकी डेथ हो गई है। वापस कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर मारिया को उसका बॉस ड्रग देता है ताकि वो अपने निशाने पर एम सही से कर पाए। अब इसके बाद कंपटीशन में मारिया एकदम एग्जैक्ट एमिंग करती है और वो इस मैच को जीत जाती है। यहाँ पर मारिया का बॉस भी बहुत खुश होता है क्योंकि उसने मारिया के ऊपर बहुत सी बेट्स लगाई थी, बहुत से पैसे लगाए थे। अब मैच के बाद मारिया का बॉस उसे पर्स वापस लौटा देता है। अब मारिया उस वॉलेट को लेकर लोकीवान के अपार्टमेंट के नीचे खड़ी होती है और लोकीवान का वेट कर रही होती है कि वो कब फैक्ट्री से वापस लौटे। जब मारिया उस वॉलेट को ओपन करके देखती है तो वहाँ पे लोकीवान उसकी मॉम की एक फोटो होती है और वो उसे देखकर अपनी लाइफ से रिलेट कर रही होती है। अब यहाँ पर लोकीवान भी वापस आ चुका था। वो उस वॉलेट को लोकीवान को वापस लौटा देती है और वहाँ से जाने लगती है कि तभी पीछे से लोकीवान दौड़ते हुए उसके पास आता है और उसे खाने के लिए इनवाइट करता है। अब वो जब वहाँ पे रूम में होते हैं तो लोकीवान ना सोनजुंग से कुछ सामान ले लेता है खाने का, क्योंकि उसके पास अभी ज्यादा कुछ सामान नहीं होता, और अपने और मारिया के लिए बहुत शानदार खाना बनाता है। अब ये लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर मारिया उस खाने को फुल्ली एंजॉय कर रही होती है। ये देखकर लोकीवान भी खुश होता है। अब उनका खाना खत्म होने के बाद बाहर से चाय लेने की आवाज आ रही होती है। ये सभी फैक्ट्री वर्कर्स रात में चाय बांटते हैं, पर यहाँ पर लोकीवान मारिया को बाहर जाने से मना कर देता है क्योंकि वो ये कहता है कि अगर उन लोगों को पता चल गया कि मेरे कमरे में एक लड़की है जिससे मेरे सामने एक परेशानी खड़ी हो जाएगी। और ये लोग दरवाजे के पास खड़े होते हैं। इनके बीच कुछ रोमांटिक सीन होता है। दूसरी ओर हम रेफ्यूजी सेंटर में लोकीवान को देखते हैं जो कि अपने आप को नॉर्थ कोरियन साबित करने के लिए प्रयास कर रहा होता है, पर यहाँ पर वो लोग उसे नॉर्थ कोरियन नहीं मान रहे थे। वो कुछ सबूत भी देता है और अब उसकी इन्वेस्टिगेशन कुछ दिनों बाद होने वाली थी। अब यहाँ पर लोकीवान फैक्ट्री पहुंच जाता है जहाँ पर सुजोंग भी उसके साथ थी। वो उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है जिसमें सुजोंग कहती है कि तुम्हारे हाव भाव और रहन सहन और बोली से यह पता चलता है कि तुम नॉर्थ कोरियन हो। ये सुनकर लोकीवान थोड़ा खुश हो जाता है और वो सुजोंग के सामने एक बात रखता है कि क्या तुम मेरे लिए कोर्ट में ये गवाही दे सकती हो कि मैं नॉर्थ कोरियन हूँ, जिसके लिए सुजोंग मान जाती है। अब उसकी गवाही देने की खुशी में लोकीवान सुजोंग के लिए फैसला आता है, पर घर लौटते वक्त लोकीवान की तकरार कुछ गुंडों से हो जाती है। वो गुंडे लोकीवान को परेशान कर रहे होते हैं, पर वो गुंडे लोग ड्रंक होने के कारण खुद ही कांच के ऊपर गिर जाते हैं और लोकीवान को फंसा देते हैं। यहाँ पर लोकीवान की कोई गलती नहीं होती, फिर भी लोकीवान को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। जब लोकीवान की खबर मारिया को पता चलती है तो वो दौड़कर पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि अगर लोकीवान की किसी ने बेल नहीं करवाया तो उसे नॉर्थ कोरिया वापस भेज दिया जाएगा। मारिया लोकीवान के बारे में सब जानती है। उसे ये भी पता है कि नॉर्थ कोरिया अगर वो वापस गया तो उसकी जान को खतरा है, जिसके चलते वो उसकी बेल करवा देती है और वो उसे बेल करवाने के बाद वहाँ से चले जाती है। यहाँ पर मारिया के फादर भी होते हैं जो कि लोकीवान से कहते हैं कि मैं तुम्हारे रेफ्यूजी बेनिंग के बारे में जानता हूँ, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। मेरा एक पहचान का वकील दोस्त है जो कि तुम्हें इससे बाहर निकाल देगा। वो उसका पता उसे देते हैं और वो उसे ये भी कहते हैं कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो, तुम अपने सर्वाइवर के बारे में सोचो, तुम एक कमजोर लड़के हो। इतना कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन हम किवान को उस वकील के साथ देखते हैं। अब यहाँ कोर्ट में हम मॉनसून और उसी आदमी को देखते हैं जिसने लोकीवान को काम दिलाया था। अब यहाँ पर इन लोगों का स्टेटमेंट लिया जाता है। यहाँ मॉनसून लोकीवान के खिलाफ गवाही दे, मतलब कि वो वहाँ पे झूठ बोल रही होती है कि लोकीवान एक नॉर्थ कोरियन नहीं बल्कि चाइनीज है, और उस आदमी ने तो लोकीवान को चाइनीज कह के ही उस फैक्ट्री में काम दिलवाया था, जिसके कारण वो वहाँ पे चाइनीज साबित होने लगता है। पर वो वकील वहाँ पे हालात को संभालता है और इन्वेस्टिगेशन के लिए डिले करवा देता है। पर यहाँ पर लोकीवान मॉनसून की गवाही सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। लोकीवान को मॉनसून से ये उम्मीद नहीं थी। वो अब उसी फैक्ट्री में जाता है और मॉनसून से जवाब मांगता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। वो अपने हाथ में चाकू को बहुत जम से पकड़ लेता है जिसके कारण उसका खून निकलने लगता है और वो मॉनसून से जवाब मांग रहा होता है। पर यहाँ पर मॉनसून सिर्फ रो रही होती है। अब इसके बाद लोकीवान मारिया के घर वापस जाता है, पर मारिया उसे घर के अंदर आने नहीं देती क्योंकि उसका बॉस अंदर बैठा हुआ था और वो लोकीवान को खतरे में नहीं डालना चाहती। लोकीवान वहाँ से चले जाता है। मारिया के बॉस के जाने के बाद मारिया दौड़कर लोकीवान के पीछे जाती है, पर लोकीवान उसे कहीं नहीं दिखता। वो उसके अपार्टमेंट में भी जाती है, पर लोकीवान ने अब वो फैक्ट्री की जॉब छोड़ दी होती है। यहाँ हम लोकीवान को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है। अब लोकीवान का समय इसी तरह बीतता रहता है। कुछ समय बाद अब लोकीवान से मिलने मॉन्सून आती है और वो उसे माफी मांगती है और उसे अपना कारण बताती है कि मेरे बच्चे का ऑपरेशन होने वाला था, इसके चलते उन एम्प्लॉइज ने मुझे पैसे देने की बात की थी करके मैंने झूठी गवाही दी। अब मॉन्सून उसे ये बताती है कि अब मुझे ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा वीजा एक्सपायर हो गया है। वो उसे बहुत भीख मांगती है कि वो उसे माफ कर दे, पर यहाँ पर लोकीवान उससे बात ही नहीं करता। अब यहाँ पर लोकीवान को वकील के जरिए ये पता चलता है कि मारिया की मॉम का फ्यूनरल है, तो वो वहाँ चले जाता है। वो वहाँ पर उनकी मदद करना चाहता था। अब यहाँ पर फ्यूनरल स्टार्ट हो जाता है कि तभी वहाँ पर मारिया आती है। मारिया
ने ना पी रखी थी, इसके चलते वो वहाँ पे हंगामा मचा रही होती है और तो और वो अपने मॉम की डेथ का जिम्मेदार उसके फादर को मानती है। वो उनसे कहती है कि अगर तुम्हें उनकी याद आ ही रही थी तो थोड़ा सा रो लेते, पर ये दिखावा करने की क्या जरूरत है। और वो यहाँ पर अपने आप को मारने की कोशिश करती है, पर तभी लोकी वन आकर उसे बचाता है और वो लोकी वन की बात भी मानती है। अब फिर हम अगली रात देखते हैं कि लोकी वन जब मारिया के घर जाता है तो वहाँ पे पूरा धुआं ही धुआं था, और वो जब गेट तोड़कर अंदर जाता है तो वहाँ वो देखता है कि उन्हीं गुंडों के साथ मारिया ने ड्रग लिया है, जिसके चलते वो नशे में है। पहले तो वो उन गुंडों को बाहर भगाता है और फिर मारिया को ड्रग लेने से मना करता है, पर वो उसकी बात नहीं मानती। तो यहाँ पर लोकी वन खुद ही ड्रग ले लेता है। ये सब देखकर मारिया घबरा जाती है और तुरंत मेडिकल जाके वहाँ से उसके लिए दवाई लाती है। और अब ये दोनों साथ में थे, वो उससे माफी मांगती है। ये दोनों यहाँ पे सेंटी हो जाते हैं और ये दोनों आपस में अपना प्यार का इकरार करते हैं। अब इनका जब नशा उतरता है तो लोकी वन को सामान लेके आता है और ये लोग साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। ये आपस में इंटीमेट भी होते हैं। अब यहाँ पर वकील के यहाँ पे मारिया और लोकी वन साथ में जाते हैं। इन लोगों के बीच आपस में रोमांस चल रहा होता है कि तभी वहाँ पर वकील आ जाता है। वो लोकी वन से कहता है कि आज तुम इस केस को जीत जाओगे। अब ये लोग कोर्ट आते हैं। यहाँ पर मारिया भी लोकी वन के साथ आई थी। यहाँ पर लोकी वन का लास्ट मुकदमा था, जिसके बाद उसे नॉर्थ कोरियन मान लिया जाएगा। यहाँ लोकी वन बाकी लोगों से बात कर रहा होता है कि तभी मारिया देखती है कि उसके बॉस के गुंडे उसे यहाँ पे लेने आए हैं। तभी वहाँ पर मारिया के बॉस का कॉल आता है मारिया को। वो उसे बताता है कि अगर तुम अभी मेरे अड्डे पे नहीं आई तो मैं तुम्हारे रेफ्यूजी आशिक को मार दूंगा। ये सुनने के बाद मारिया डर जाती है और वो लोकी वन से कहती है कि मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, मैं ट्रायल खत्म होने से पहले ही आ जाऊंगी, तुम चिंता मत करना। अब यहाँ पर लोकी वन का ट्रायल चालू हो जाता है। यहाँ दूसरी ओर हम मारिया को देखते हैं जो अपने बॉस के साथ थी। वहाँ पे मारिया के बॉस का भी बॉस बैठा हुआ होता है और इन लोगों के बीच पता नहीं अचानक से बहस होना स्टार्ट हो जाती है और ये बहस हाथापाई में उतर जाती है। यहाँ पे मारिया का बॉस अपने बॉस को मार देता है और वो उसके गुंडे को भी मारने लगता है। मारिया ये सब देख के डर जाती है। दूसरी ओर हम लोकी वन को देखते हैं जो कि कोर्ट में उसका मन नहीं लग रहा होता, उसका ध्यान मारिया की ओर था और उसे मारिया की फिक्र होने लगती है। उसे लगता है कि वो फिर से उन्हीं गुंडों के पास गई होगी। इसके चलते वो वहाँ से दौड़ते हुए मारिया की तरफ आने लगता है। यहाँ मारिया को देखते हैं जहाँ पे मारिया के बॉस लड़ाई के चलते खुद भी घायल हो चुका था। मारिया का बॉस मारिया को मार रहा होता है कि तभी वहाँ लोकी वन पहुंच जाता है और लोकी वन और मारिया के बॉस के बीच हाथापाई होना शुरू हो जाती है। वो मारिया को बचाने के चलते लोकी वन उससे लड़ रहा होता है कि तभी यहाँ पर मारिया लोकी वन को बचाने के चलते एक गन से उसके बॉस को शूट कर देती है, जिससे वो वहाँ पे गिर जाता है और मारिया का बॉस स्पॉट पे ही मर जाता है। ये सब होने के बाद लोकी वन मारिया को लेकर तेजी से वहाँ से बाहर निकलता है और ये एक जगह पर रुककर मारिया को समझाता है कि अब तुम्हें इस देश से बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि तुमने अभी अभी एक मर्डर किया और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें पुलिस पकड़े। पर मारिया लोकी वन को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। लोकी वन मारिया को समझाता है कि बस एक ही साल की बात है, उसके बाद फिर हम कभी अलग नहीं होंगे, ये करना हमारे लिए जरूरी है, जिसके चलते मारिया मान जाती है। अब यहाँ पर मारिया के फादर आते हैं। मारिया के फादर ने उसके लिए पूरा बंदोबस्त कर रखा था देश छोड़ने का। यहाँ मारिया के फादर लोकी वन का शुक्रिया अदा करते और वो कहते कि मैं तुम्हारे प्रति गलत था, तुम ही मारिया के लिए सही लड़के हो गए। और अब इसके बाद ये लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मारिया और लोकी वन काफी सेंटी हो जाते हैं, वो इमोशनल हो चुके थे। यहाँ पर लोकी वन मारिया से कहता है कि मैं 1 साल बाद जरूर तुमसे मिलने आऊंगा। मारिया लोकी वन से कहती है कि हमने ना ही कभी साथ में घूमा, ना ही कोई पिक्चर्स क्लिक करवाई और ना ही हमने कोई साथ में अच्छा वक्त बिता पाया। जिस पर लोकी वन कहता है कि 1 साल बाद हम फिर कभी अलग नहीं होंगे और हम साथ में बहुत से देशों में जाके घूमेंगे। जिसके बाद मारिया ना चाहकर भी लोकी वन से दूर चले जाती है। अब यहाँ पर कुछ समय बीत जाता है, 1 साल बीत चुका था। लोकी वन ने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर लिया था। अब वो मारिया से मिलने जाता है और अब हम मूवी के लास्ट में देखते हैं मारिया और लोकी वन मिल जाते हैं और ये आगे की जिंदगी साथ में बिताते हैं। और अब मूवी यहाँ